स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का लेसन नंबर 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, इसका दूसरा पार्ट जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसको एलपीजी या नई आर्थिक नीति कहा जाता है, जो भारत में 1991 में शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी, उसके पीछे क्या कारण थे, उसको पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम उदारीकरण की जो नीति है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उदारीकरण की नीति क्या होती है और उदारीकरण नीति भारत के द्वारा जब अपनाई गई थी तो 91 के बाद में इस क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए थे। जैसे जो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली थी उसमें क्या सुधार किए गए थे, जो फिस्कल पॉलिसी थी, करों से संबंधित जो नीति हैं उसमें कौन कौन से सुधार किए गए थे, विदेशी निवेश के संदर्भ में सरकार ने उदारीकरण किया था तो उसमें क्या नीति अपनाई थी। तो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले उदारीकरण की अगर बात की जाए तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अर्थव्यवस्था के नियमन के लिए सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं, जो भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे 1991 से पहले, उन प्रतिबंधों को एक तरह से दूर करना, वो जो कानून बने हुए थे उन कानूनों को हटाकर अर्थव्यवस्था को एक तरह से स्वतंत्र करना, मतलब आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों में एक तरह से स्वतंत्रता लाना, एक तरह से क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, सरकार ने आर्थिक गतियों को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद में जो कानून बनाए थे, जो नियम बनाए थे, ठीक है, मतलब वो हमारे देश की आर्थिक विकास में या वृद्धि में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक तरह से बाधा बन गए थे। क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई थी, नियम और कानून बनाए गए थे, विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो अधिक मात्रा में नहीं हो पाया था और इसी कारण से भारत के द्वारा 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। तो उदारीकरण का मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो अर्थव्यवस्था हमारी है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो भी आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, उन गतिविधियों पर सरकार के जो नियम और कानून लगाए गए थे, जो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे, उन प्रतिबंधों को एक तरह से हटाना, ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से क्या बन सके, स्वतंत्र बन सके। तो इस प्रकार की नीति को क्या कहा जाता है, उदारीकरण। ठीक है, एक लाइन में अगर आप उदारीकरण का अर्थ समझना चाहते हो तो उदारीकरण का मतलब क्या हो गया, आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना। अब देखिए, 1991 में अगर भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधार की नीति थी वो 1991 से प्रारंभ की गई थी, लेकिन उससे पहले भी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में 1980 का जो दशक था उसमें भी सरकार ने उदारीकरण की जो नीति थी उसको अपनाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उस समय कुछ क्षेत्रों तक, कुछ मात्रा तक ही सीमित थी। इसमें व्यापक सुधारों की अगर हम बात करें, बहुत बड़ी मात्रा में जो सुधार किए गए थे वो 1991 से प्रारंभ किए गए थे। 1980 की अगर बात की जाए तो 1980 में सरकार के द्वारा जो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली थी उसको सरल बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। आयात निर्यात नीति थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। जो हमारी राजकोषीय नीति थी, करों से संबंधित जो नीति थी उसमें सुधार किए गए थे। विदेशी निवेश के क्षेत्र में सरकार के द्वारा सुधार किए गए थे। लेकिन 1980 के दशक में जो सुधार किए गए थे वो एक तरह से बहुत ही कम थे। व्यापक सुधारों की अगर हम बात करें, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में जो सुधार किए गए थे वो 1991 से किए गए थे। इसलिए भारत में आर्थिक सुधारों का जो दौर है वो कब से प्रारंभ माना जाता है, 1991 से माना जाता है। 91 के बाद में सरकार ने बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार किए हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए हैं 1991 से। रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर।
देखिए 91 से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें बहुत प्रकार की कमियां थी, बहुत सारे दोष हम कह सकते हैं एक तरह से। 1991 से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति या फर्म जो है उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको उद्योग स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ता था, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। मतलब 91 से पहले औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था जो थी वो प्रचलन में थी। मतलब नई फर्म अगर कोई उत्पादन कार्य प्रारंभ करना चाहती हैं या पहले से जो फर्म है अगर वो उत्पादन को बंद करना चाहती हैं या वो कितना उत्पादन करेगी, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करना है, इन सभी के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। क्लियर हो गया। 91 से पहले नई फर्म स्थापित करने के लिए या बंद करने के लिए या वो फर्म कितना उत्पादन करेगी, उस उत्पादन की मात्रा का जो निर्धारण वो कौन करता था, सरकार करती थी या सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। बहुत सारे ऐसे जो उद्योग थे वो सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे थे, उनको निजी क्षेत्र को नहीं दिया था। तो अनेक उद्योग जो थे वो निजी क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित थे 91 से पहले। और साथ ही साथ कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो लघु उद्योगों के लिए सरकार के द्वारा आरक्षित की गई थी। इन वस्तुओं का जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने के जो उद्योग है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं वो इनका उत्पादन नहीं कर सकती थी। मतलब सरकार ने एक तरह से क्या किया था, आरक्षण की जो नीति है वो उद्योगों के लिए लागू रख रखी थी। मतलब कि कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर रखे थे, कुछ उद्योग लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर रखे थे। मतलब उसमें एक तरह से स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन 91 के बाद में सरकार ने इनमें एक तरह से उदारवादी नीति अपनाई थी, ठीक है, जिसको हम आगे हम देखते हैं। और निजी उद्यमों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता था उनकी कीमत का जो निर्धारण है, उनका वितरण किस प्रकार से होगा, इसका भी एक तरह से सरकार के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। वस्तुओं की कीमत का जो निर्धारण है उसको निजी उद्यमी वो स्वतंत्रता पूर्वक एक तरह से कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते थे। कीमत निर्धारण में भी एक तरह से सरकार के प्रतिबंध जो थे वो लागू होते थे या कीमत निर्धारण में भी सरकार की भूमिका होती थी। 91 से पहले की बात कर रहे हैं। अब 91 में सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ था तो उस समय सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत सारे जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंध को हटाने का कार्य किया था। जैसे 91 से पहले हमने देखा था कि सरकार क्या करती थी, नए उद्योगों को लगाने के लिए नई फर्मों को एक तरह से सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 91 के बाद में सरकार ने क्या किया, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था थी उसकी एक तरह से समाप्ति की थी। मतलब बहुत सारे उद्योग जो थे वो अब उनको स्थापित करने के लिए सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ उद्योगों को ही सरकार ने इस श्रेणी में रखा था। मतलब जैसे कि एल्कोहल हैं, सिगरेट हैं, जोखिम भरे कोई हानिकारक रसायन हो सकते हैं, औद्योगिक विस्फोटक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी हैं, विमानन और औषधि, ठीक है, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल हैं, इनका उत्पादन करने के लिए ही औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ता था। इन उद्योगों के अलावा, ठीक है, ये जो हमने नाम देखे थे, इन उद्योगों के अलावा अगर कोई नया उद्योग स्थापित किया जा रहा है तो उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। केवल लाइसेंस किन के लिए लेना पड़ता था, इन उद्योगों के लिए, ठीक है, अल्कोहल के लिए, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इनसे संबंधित जो उद्योग थे उन्हीं को केवल लाइसेंस लेना पड़ता था। और साथ ही साथ सरकार ने अपने पास में कुछ उद्योग रखे थे आरक्षित, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, ठीक है, उनको भी धीरे धीरे उन्होंने समाप्त कर दिया। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सरकार के पास में आरक्षित क्षेत्र के जो उद्योग है वो कौन से हैं, रक्षा निर्माण से संबंधित जो सामग्री हैं, परमाणु ऊर्जा से संबंधित और रेलवे जो हैं वो एक तरह से अभी सरकार के पास में हैं। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे सरकार इन क्षेत्रों में भी एक तरह से क्या करेगी, निजी क्षेत्र जो है, प्राइवेट सेक्टर है, उनके लिए धीरे धीरे उसको कुछ इसका जो अंश है वो उसके लिए खोल देगी, ठीक है, जो 2020 से प्रारंभ हो चुकी है प्रक्रिया एक तरीके से।
इसी तरीके से लघु उद्योगों के लिए हमने देखा था कि कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थी, लेकिन 91 के बाद में सरकार ने क्या किया, लघु उद्योगों के लिए जिन उत्पादों को आरक्षित किया गया था उनको भी धीरे धीरे एक तरह से अनारक्षित श्रेणी में शामिल कर दिया था। मतलब वो एक तरह से अब रिजर्व के रूप में नहीं रहेंगे, उनका उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र की कोई भी फर्म उनको उत्पादित कर सकती हैं। और साथ ही साथ कीमतों के बारे में अगर हम बात करें, औद्योगिक उत्पादों की जो कीमत थी उस पर सरकार का एक तरह से नियंत्रण होता था। लेकिन 91 के बाद में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, अनेक औद्योगिक उत्पाद ऐसे हैं जिनकी कीमतों का जो निर्धारण वो किसके आधार पर होता है, बाजार के आधार पर होता है। बाजार में उन वस्तुओं की मांग कितनी है और उन वस्तुओं की पूर्ति कितनी है, मतलब बाजार की जो शक्तियां हैं, मांग और पूर्ति, इनके आधार पर होता है। जबकि 91 से पहले औद्योगिक उत्पादों की जो कीमत थी उसका निर्धारण करने के लिए सरकार का भी नियंत्रण होता था। सरकार ने 1991 के बाद में ये जो अपना नियंत्रण था उसको धीरे धीरे हटा दिया। तो इस तरीके से ये औद्योगिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा सुधार किए गए थे। दूसरा हमारा है सरकार के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें सरकार के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, वित्तीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक जिनको हम कहते हैं, या निवेश बैंक हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, या जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, या फिर विदेशी मुद्रा का जो बाजार है, विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो हैं, ये सारे एक तरह से किस में आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं, वित्तीय क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए, 91 से पहले की अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो था वो एक तरह से क्या करता था, इन विभिन्न संस्थाओं के लिए एक तरह से इनका जो रेगुलेशन का काम है, इनके नियंत्रण का जो काम है, मतलब इनके नियमन का जो दायित्व था वो भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर एक तरह से था। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके कार्यों का जो निर्धारण वो किसके द्वारा किया जाता था, रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक ही तय करता था कि कोई भी बैंक है वो अपने पास में कितनी मुद्रा को रख सकता है, मुद्रा की मात्रा किसी बैंक के पास में कितनी होगी, ठीक है, धनराशि कितनी होगी, इसका निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था। इसी तरीके से विभिन्न जो ये वित्तीय संस्थाएं हैं वो कितना उधार देगी, उधार देने की इनकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार से होगी, इसका निर्धारण भी कौन करता था, रिजर्व बैंक करता था। साथ ही साथ इनके द्वारा जो उधार दिया जा रहा है या लोगों की जमाएं जो ली जा रही हैं, ब्याज दरों का जो निर्धारण है वो भी किसके द्वारा किया जाता था, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था। इसका मतलब जो 91 के जो सुधार हुए थे उससे पहले जो वित्तीय संस्थाएं थी उन पर एक तरह से रिजर्व बैंक का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। लेकिन 91 के बाद में जो सुधार किए गए थे उनमें एक तरह से रिजर्व बैंक की ये जो इतना जो नियंत्रण था उसको एक तरह से हटा दिया गया है। रिजर्व बैंक का जो नियंत्रण है वो एक तरह से क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। मतलब कि पहले होता था कि कोई भी वित्तीय संस्थाएं कोई भी अगर कार्य कर रही है तो उनको रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती थी, रिजर्व बैंक से सलाह लेनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे एक तरह से इसमें क्या कर दिया, थोड़ा परिवर्तन करके उन वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है उन निर्णयों में एक तरह से रिजर्व बैंक की अनुमति लेना, रिजर्व बैंक की सलाह लेना आवश्यक नहीं था। मतलब एक तरह से उसमें स्वतंत्रता कर दी गई थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत में 91 से पहले केवल जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे वो थे, लेकिन 91 के बाद में आर्थिक सुधारों का जो दौर प्रारंभ हुआ है उसमें बैंकिंग सिस्टम है उसमें निजी क्षेत्रों का जो बैंक है उनको भी एक तरह से अवसर दिया गया था, निजी बैंकों की एक तरह से स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ वर्तमान समय में अगर हम देखें कि जो ये बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली, बैंक है, उसमें विदेशी निवेश की जो सीमा पहले कितनी थी, 50% थी, उसको बढ़ाकर वर्तमान समय में कितना कर दिया है, जैसे अभी हम 2020 की बात कर रहे हैं तो ये जो विदेशी निवेश की सीमा है बैंकिंग सिस्टम में वो कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई है, जो पहले कितनी थी, 50% थी।
और साथ ही साथ सरकार की जो रिजर्व बैंक की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर पूरा किया जाता है किसी बैंक के द्वारा, तो वो बैंक क्या कर सकते हैं, अपनी नई शाखाएं खोल सकते हैं। उसके लिए उनको रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक ने जो कुछ निश्चित शर्तें बना रखी हैं, उन निश्चित शर्तों का पालन करना एक तरह से आवश्यक होता है। लेकिन वर्तमान समय में भी अगर हम देखें कि जो रिजर्व बैंक होता है, वो इन बैंकिंग सिस्टम को, जो ये विभिन्न प्रकार के बैंक है, ग्राहकों की जो खाता धारक हैं उनके धन की सुरक्षा करने के लिए वर्तमान समय में भी रिजर्व बैंक जो है वो एक तरह से क्या करता है, इस बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मतलब कि जो खाता धारक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने पैसा जो इन बैंकों के पास जमा करा रखा है, वो एक तरह से सुरक्षित रहें। तो ग्राहकों की, खाता धारकों की हितों की रक्षा करने के लिए वर्तमान समय में भी रिजर्व बैंक एक तरह से क्या करता है, कुछ क्रियाकलापों पर इन बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करता है, समय समय पर इनको ये सलाह देने का कार्य करता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें, इन बैंकों के अलावा जो विदेशी निवेश करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे विदेशी बैंक भी हो सकते हैं, व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड वाली संस्थाएं हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड वाली संस्थाएं हैं, पेंशन कोष हो गया, इन सभी में भी एक तरह से विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है। ठीक है, विदेशी बैंकों को विदेशी संस्थागत निवेश, FII, व्यापारिक बैंक है, म्यूचुअल फंड है, पेंशन कोष हैं, इन सभी में भी भारत में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, 91 से पहले ऐसी अनुमति नहीं थी, लेकिन 91 के बाद में जो आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे इनमें भी एक तरह से अनुमति प्रदान की गई है। तो इस तरीके से वित्तीय क्षेत्र में सरकार के द्वारा ये विभिन्न सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो टैक्स रिफॉर्म से कर व्यवस्था में कौन कौन से सुधार किए गए हैं। ठीक है, और टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो टैक्सेशन पॉलिसी है, करों से संबंधित जो नीति होती हैं, उसका संबंध किससे होता है, सरकार की राजकोषीय नीति से होता है, फिस्कल पॉलिसी से होता है। तो राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें, तो इसमें सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, कराधान नीति, और सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय और टैक्सेशन, कराधान, इन दोनों को एक तरह से किस में सम्मिलित किया जाता है, राजकोषीय नीति में। तो देखिए 91 के जो सुधार हुए थे, उसके बाद में सरकार ने क्या किया था, इन करों में भी एक तरह से सुधार किया था। करों की जो दर थी उसको एक तरह से न्याय संगत बनाया था, उसमें एक तरह से कमी की गई थी। अब देखिए कर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रत्यक्ष कर और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, ऐसे कर जो व्यक्ति चुकाता है, उसका अंतिम भार भी उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स कौन चुकाएगा, जो व्यक्ति उस आय के दायरे में आते हैं जो सरकार ने स्लैब बना रखी है। अब कोई व्यक्ति अगर अपनी आय में से कर चुकाता है, तो उसका जो भार है वो भी उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो 91 से पहले जो आय कर थे, या जो व्यवसायों के ऊपर लाभ होता था, उन लाभ के ऊपर जो कर लगता था, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम टैक्स, ठीक है, निगम कर जिनको हम कहते हैं, तो इनकी दरें एक तरह से क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और सरकार का ये मानना था कि करों की दर ज्यादा होने से लोग एक तरह से क्या करते हैं, करों की चोरी करते हैं। तो करों की चोरी करते हैं, सरकार को इससे राजस्व की हानि होती है, ये सरकार ने एक तरह से सोचना प्रारंभ कर दिया था। और इसी कारण से 1991 के बाद में, या 1991 से सरकार ने क्या किया, लोगों की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता था, उनकी दरों में एक तरह से क्या की थी, कमी की थी। क्योंकि सरकार ने क्या माना था कि करों में कमी करने से क्या होगा, सरकार का जो राजस्व होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि करों की दर जब ज्यादा होती है, तो लोग क्या करते हैं, करों की चोरी करते हैं। और करों की दर अगर कम होगी, तो लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में उनको बचत करने का मौका मिलेगा, और लोग क्या करेंगे, अपनी इच्छानुसार वो क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे जब करों की दर कम होती है। दूसरा जो सुधार किया गया था वो था अप्रत्यक्ष करों में। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या
कंपनी के द्वारा चुकाया जाता है, लेकिन उसका जो भार है वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हस्तांतरित कर दिया जाता है। माना कि सरकार ने किसी एक्स वस्तु, जैसे कि आप एक बुक परचेज करके लाते हो, दुकान से किताब खरीद के लाते हो, तो उस किताब पर सरकार ने माना कि टैक्स लगाया है, तो इस किताब पर जो टैक्स लगा है वो कौन चुका देगा? दुकानदार चुका देगा, या उस बुक का जो पब्लिशर है वो चुका देगा। लेकिन उस टैक्स की जो मात्रा है उसको उस किताब की कीमत में जोड़कर जो किताब ग्राहक खरीदता है, विद्यार्थी खरीदते हैं, उनसे वो टैक्स वसूल लिया जाता है। तो इस प्रकार के करों को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर, जिसमें किसी एक व्यक्ति की या संस्था के द्वारा करों का चुकाया जाता है, लेकिन उसका जो अंतिम भार है वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हस्तांतरित कर दिया जाता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें अप्रत्यक्ष करों का मुख्य रूप से जो उदाहरण वो कौन सा है? जीएसटी। तो सरकार ने जीएसटी में भी एक तरह से विभिन्न प्रकार के सुधार किए हैं। ठीक है, जीएसटी एक तरह से क्या है? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार ने 2017 से भारत में जीएसटी को लागू किया है। ठीक है, जीएसटी क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम कह सकते हैं। तो सरकार ने अप्रत्यक्ष करों में मुख्य रूप से जो सुधार किया है 91 के बाद में, अलग अलग, जैसे सर्विस टैक्स भी लाई थी सरकार, सेवा कर को भी लाया था, उससे पहले जैसे वेट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन उन सभी को चेंज करके वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सरकार ने जीएसटी को लागू कर दिया था। जीएसटी के बारे में अगर हम देखें तो जीएसटी को लागू करने से पहले सरकार ने 2016 में भारतीय संसद में जो कानून बनाया था, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो बनाया था 2016 में, उसको संसद में सबसे पहले पारित किया था 2016 में। और वहां से पारित होने के बाद में संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 से उसको लागू कर दिया गया है। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो भारत में कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 से। और इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि पूरा भारत जैसे एक है, तो पूरे भारत में जो टैक्स हैं, अलग अलग राज्यों में टैक्सों की जो दर है वो अलग अलग होती थी। तो ऐसी स्थिति में सभी राज्यों में एक वस्तु की एक ही करों की दर हो, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे भारत में जो कर प्रणाली वो एक जैसी होनी चाहिए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे भारत में जीएसटी को लागू किया गया है। और सरकार के द्वारा जो टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, उनको टैक्स से संबंधित जो भी नियम बने हुए हैं, उन नियम को पालन करने के लिए जो टैक्स सिस्टम है उसको एक तरह से सरल बनाने का प्रयास किया है। करों की जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण के लिए सरकार ने समय समय पर प्रयास किए हैं। अब सरकार के द्वारा कर व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे, उससे एक तरह से क्या हुआ कि सरकार का जो राजस्व है उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है, यहाँ वृद्धि हुई है, तो सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति हुई है धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो कर व्यवस्था का सरलीकरण करने से सरकार की आय में वृद्धि हुई है। करों की चोरी में एक तरह से कमी आई है, क्योंकि करों की दर कम होने से लोगों ने एक तरह से क्या किया? स्वेच्छा से टैक्स देना प्रारंभ कर दिया है। तो कर चोरी की जो संभावना होती थी 91 से पहले, जब करों की उच्च दरें थी, वो धीरे धीरे एक तरह से क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। और फिर एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का जो उद्देश्य था उसको एक तरह से धीरे धीरे प्राप्त किया गया है। तो कर व्यवस्था में इस प्रकार से विभिन्न सुधार किए गए थे। नेक्स्ट सुधारों की अगर हम बात करें कि जो विदेशी विनिमय हैं, विदेशी मुद्रा हैं, या हमारे पास में जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं, उसको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1990 की जो समयावधि थी, उस समय क्या हुआ था कि भारत को भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ हमारे पास में विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे वो एक तरह से क्या हो गए थे? कम हो गए थे। और विदेशी मुद्रा के भंडार कम होने से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। और इसी कारण भारत सरकार के द्वारा 91 में क्या किया गया था? जो आर्थिक सुधार थे उनको प्रारंभ किया गया था। अब देखिए, उदारीकरण के दौर में सरकार के द्वारा विदेशी मुद्रा के लिए क्या क्या सुधार किए गए थे। तो भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए 91 में सरकार ने क्या किया था? भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था, डीवैल्यूएशन किया था। और अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? हमारे देश की जो मुद्रा है उसका विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है।
जैसे अगर हम कहें कि $1 का जो मूल्य है वो कितना है, माना कि 50 रुपए है। अब भारत सरकार अगर अवमूल्यन की नीति को अपनाती हैं, डीवैल्यूएशन करती हैं, तो $1 का जो मूल्य है वो क्या कर दिया जाता है, माना कि भारत सरकार के द्वारा 60 रुपए कर दिया है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, डीवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय मुद्रा का मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया है। $1 का मूल्य पहले कितने था, 50 रुपए के बराबर, लेकिन सरकार ने कितना कर दिया, $1 बराबर अब कितना कर दिया है, 60 रुपए। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। अब देखिए ये अवमूल्यन कैसे हैं, जैसे भारत के द्वारा पहले अगर $1 की कोई वस्तुएं मंगाई जाती थी, ठीक है, या विदेशियों को अगर कुछ वस्तुएं बेची जाती थी, तो विदेशी अगर भारतीयों को $1 देता था, तो भारतीय उसको क्या करते थे, 50 रुपए की वस्तुएं देते थे। लेकिन अब अवमूल्यन के बाद में $1 के बदले में भारतीयों को 60 रुपए की वस्तुएं देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, पहले की तुलना में ज्यादा वस्तुएं देनी पड़ रही हैं। तो हमारे देश की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है विदेशी मुद्रा के रूप में। तो जब भारतीय रुपया जो है उसकी वैल्यू, उसका मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार के द्वारा अगर कम कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। और अवमूल्यन की जो नीति है वो सरकार के द्वारा क्यों अपनाई जाती है, अगर हमारा जो भुगतान संतुलन है उसमें असंतुलन की स्थिति है, तो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि अवमूल्यन से क्या होगा, हमारे जो निर्यात हैं वो बढ़ेंगे और आयात क्या होते हैं, कम होते हैं। तो निर्यातों में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, हमारे पास में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बढ़ेगा। तो 91 में सरकार के द्वारा जब अवमूल्यन की नीति को अपनाया गया था भुगतान संतुलन में असंतुलन को दूर करने के लिए, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो निर्यात थे वो तेजी से बढ़े थे। और निर्यातों के बढ़ने से क्या हुआ, विदेशी मुद्रा का जो अंतर प्रवाह है हमारे देश में, जो इनफ्लो हम कह सकते हैं, वो एक तरह से क्या हुआ था, बढ़ा था। विदेशी मुद्रा की मात्रा हमारे देश में बढ़ी थी अवमूल्यन की नीति को अपनाने से। तो विदेशी मुद्रा के रूप में क्या सुधार किया गया था, एक तो भारत के द्वारा अवमूल्यन की नीति को अपनाया गया था, और दूसरा विदेशी विनिमय बाजार में क्या होता था, विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय मुद्रा का जो मूल्य है वो निर्धारित करने में सरकार का नियंत्रण होता था पहले। लेकिन धीरे धीरे 91 के बाद में सरकार ने क्या किया, ये अपना जो नियंत्रण था, अपना जो कंट्रोल था, उसको धीरे धीरे हटा दिया। मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विदेशी विनिमय बाजार में भारतीय मुद्रा का जो मूल्य है वो स्वतंत्र रूप से निर्धारित होता है। और स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। विदेशी मुद्रा की मांग कितनी है और विदेशी मुद्रा की पूर्ति कितनी है, जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती हैं, उसके आधार पर ही विदेशी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। जैसे कभी $1 बराबर 70 रुपये हो जाता है, या किसी दिन माना कि $1 का मूल्य 70 रुपये था, और अगले दिन क्या हो जाता है, $1 का जो मूल्य है वो 70.5 हो जाता है, या 69.2 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उसमें परिवर्तन के हिसाब से हमारी मुद्रा का जो मूल्य है वो परिवर्तित होता रहता है। अब उसमें सरकारी नियंत्रण जो था उसको क्या किया था, 91 के बाद में, आर्थिक सुधारों के बाद में धीरे धीरे हटा दिया गया। तो वर्तमान समय में विदेशी विनिमय का जो निर्धारण होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक होता है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। नेक्स्ट सुधारों की अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा जो व्यापार नीति थी और निवेश नीति थी उसमें भी एक तरह से सुधार किए गए थे। 91 से पहले व्यापार एक तरह से हमारा बंद अर्थव्यवस्था थी। हम केवल क्या करते थे, जो आवश्यक वस्तुएं थी जैसे कि पेट्रोल है उसी का हम आयात करते थे।
ठीक है। और जो कुछ वस्तुएं होती थी उन्हीं का हम निर्यात करते थे। मतलब व्यापारिक नीति जो थी हमारी वो एक तरह से क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था की समर्थक थी 91 से पहले। और साथ ही साथ 91 से पहले अगर हम देखें तो भारत में विदेशी निवेश की जो अनुमति थी वो एक तरह से नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद में सरकार ने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, हमारे जो घरेलू उद्योग थे उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, जो वस्तुएं हैं उनकी क्वालिटी को सुधार करने के लिए, हमारे जो घरेलू उद्योग है वो एक तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़े, हमारे जीडीपी का जो लेवल है वो एक तरह से क्या हो जाए, बढ़े। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को सुधार करने के लिए, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया था, व्यापार और निवेश नीति में सुधार किया था। अब कौन कौन से सुधार किए गए थे उनको हम देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 91 से पहले क्या था, आयात और निर्यातों के ऊपर एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप प्रतिबंधात्मक परिमाणात्मक मात्रात्मक एक तरह से प्रतिबंध थे। लेकिन 91 के बाद में क्या किया था, आयात और निर्यातों के ऊपर सरकार ने जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे उनको एक तरह से समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ आयात और निर्यातों के ऊपर सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेरिफ कहते हैं, प्रशुल्क कहते हैं। तो प्रशुल्क की दरें पहले क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हम एक तरह से आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाने थे। मतलब हमारे जो घरेलू उद्योग थे उनको संरक्षण देने की नीति को अपनाने के लिए सरकार ने प्रशुल्क बहुत ज्यादा मात्रा में लगा रखा था। तो 91 के बाद में ये जो प्रशुल्क थे, टेरिफ थे, इनकी दरों को भी सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दिया। साथ ही साथ जिन वस्तुओं का हम आयात करते थे तो आयात करने के लिए भी क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, लाइसेंसिंग प्रणाली थी, उनको भी 91 के बाद में धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे उद्योग जो हानिकारक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली श्रेणी में आते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करने वाली श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था उनकी भी धीरे धीरे एक तरह से समाप्ति कर दी गई है। साथ ही साथ अप्रैल 2001 से अगर हम देखें, कृषि वस्तुओं और औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर सरकार ने जो कर लगा रखा था, जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे, उन मात्रात्मक प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया है। अब हम विदेशों से कृषि उत्पादन, कृषि वस्तुओं को या जो औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनको भी हम मंगा सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार। ठीक है, सरकार का जो मात्रात्मक प्रतिबंध था उनको उन्होंने समाप्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनकी कार्यकुशलता एक तरह से क्या हो, बढ़े। विदेशियों से प्रतिस्पर्धा करने से हमारा जो माल है वो एक तरह से क्या हो, उनकी जो क्वालिटी है एक तरह से वो सुधार है। इसके लिए भी सरकार ने धीरे धीरे निर्यात शुल्क है उनको भी एक तरह से समाप्त कर दिया है ताकि हमारे जो निर्यात उद्योग है उनको भी एक तरह से लाभ मिले। तो इस तरीके से उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई गई थी उसको हम देखेंगे, और साथ ही साथ जो ये एलपीजी नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनकी कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उनको भी हम आगे एक वीडियो में देखेंगे।